दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब एक वेबसाइट जो आपके सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है वो है Screener.in। क्योंकि ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आप अगर सही से चलाना सीख गए तो आप अपने लिए पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम एकदम ही शुरुआत से और एकदम आसान भाषा में Screener.in ये वेबसाइट को चलाना सीखेंगे, जिससे आप भी अपने लिए हाई क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढ पाए। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि Screener.in ये वेबसाइट पे आना है, SCRNER.in। ठीक है, तो इसके बाद वो आपको क्या पूछेगा कि आपको एक तो लॉगिन करना है या साइन अप करना है। तो क्योंकि मैं पहले से इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लॉगिन करूँगा। अगर आप नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसी आपकी स्क्रीन रहेगी। तो दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है कि किसी भी कंपनी को सर्च करना है। जैसे लेट से मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी को सर्च करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस कंपनी के बारे में काफ़ी सारा डेटा मिलेगा। जैसे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, करंट प्राइस कितना चल रहा है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है कि कुछ रेशोज़ हैं वो आपको ऐड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो एडिट रेशोज़ वाला बटन है इस पर क्लिक करना है और कुछ रेशोज़ हैं जो आपको ऐड करना है। तो दोस्तों, ये सारे रेशियोज़ मैंने सिलेक्ट करे हैं, अब मैं इनको ऐड करूँगा। तो स्क्रीनर जो है उसका जो फ्री वाला वर्जन है वो आपको 27 रेशियोज़ तक ऐड करने का चांस देता है। तो इसलिए मैंने ये सारे रेशियोज़ ऐड किए। अब दोस्तों, ये जो 27 रेशियोज़ है वो आपको ऑलमोस्ट 95 to 99% कंपनीज़ को एनालाइज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हर एक जो इंडस्ट्री होती है उसके हिसाब से हमें अलग अलग रेशियोज़ को देखना होता है। तो ये जो सारे 27 रेशियोज़ मैंने सिलेक्ट किए वो आपको मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ को ईजिली एनालाइज करने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये सारे रेशियोज़ जो है हमने डिटेल में एक बड़ा वीडियो बनाया है 40-45 मिनट्स का। उसमें हमने ये सारे रेशियोज़ काफ़ी डिटेल में कवर किए, जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो मार्केट कैप का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आप पूरी कंपनी को ख़रीदने जाएँ, यानी अगर स्टॉक मार्केट पे मैं उस पूरी कंपनी को ख़रीदने की कोशिश करूँ तो मुझे कितना अमाउंट अपनी जेब से देना पड़ेगा। जैसे अगर किसी कंपनी की टोटल साइज 100 करोड़ रुपए तो मुझे 100 करोड़ लगेंगे उस पूरी कंपनी को ख़रीदने के लिए। तो मार्केट कैप बेसिकली मुझे वो बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, यानी 1 रुपये की अर्निंग के लिए लोग कितना अमाउंट देने के लिए रेडी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी का प्रॉफिट 1 रुपये है और उस कंपनी का मार्केट प्राइस 25 रुपये चल रहा है तो उसका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है वो 25 टाइम्स हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों है डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर सपोज़ कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपये है और उस कंपनी ने 3 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, तो उस केस में कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो 3% हो जाएगी। तो ये जो डिविडेंड यील्ड होती है वो कंपनी के शेयर प्राइस के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि कंपनी जो है वो साल में फिक्स डिविडेंड यूजुअली अनाउंस करती है, वैसे उसका जो शेयर प्राइस है वो मार्केट में फ्लक्चुएट करता रहता है। इसलिए जो डिविडेंड यील्ड है वो भी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इस कंपनी का 9.43% है। और उसके बाद है ROE 8.51%। तो ROC और ROE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली हमें ये बताते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कंपनी के इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट किए और वो कंपनी साल का 20 रुपये प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो उस केस में उस कंपनी का जो ROE है वो 20% हो जाएगा। तो ये जितना ज़्यादा हो उतना हमारे लिए बेटर है। इसके बाद दोस्तों, मैंने जो 2 रेशियोज़ ऐड किए, ROE 3 ईयर का एवरेज और ROE 5 ईयर का एवरेज। अब मुझे किसी कंपनी में अगर देखना है कि ये कंपनी कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है तो मैं उसकी 3 ईयर्स की और 5 ईयर्स की ROE देखूंगा ऑन एवरेज कितनी रही है, और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन लूँगा। ये ROE जितनी ज़्यादा होगी उतनी कंपनी जो है उतना बेटर एफिशिएंटली कैपिटल को मैनेज कर पा रही है और उतने ज़्यादा रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दे पा रही है। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट रेशियो है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब प्राइस टू बुक वैल्यू हमें बेसिकली इस तरह से मिलती है कि कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है, जैसे 1400 रुपीज़ है रिलायंस के केस में, उसको मैं अगर उसकी बुक वैल्यू से डिवाइड करूँ जो 623 रुपीज़ है, तो मुझे प्राइस टू बुक रेशियो मिलेगा। अब दोस्तों, ये जो रेशियो है आपको हर एक इंडस्ट्री में चेक करना नहीं होता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ होती है जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंडस्ट्री या फिर जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती है, उसमें ये रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं बाद में सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन से इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं वो भी दिखाने वाला हूँ। तो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स की तरफ। तो रिटर्न ऑन एसेट्स बेसिकली हमें ये बताता है
कि कंपनी कितना इफेक्टिवली और कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रही है उसके पास जो एसेट्स हैं उसका यूज़ करके। जैसे कंपनी के पास जो भी प्लांट प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट पड़ा है वो कंपनी के लिए एसेट्स है और उनका यूज़ करके कंपनी कितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, ये हमें ROA से पता चलता है। इन सारे रेशियोज़ को हमने डिटेल में वो वाली वीडियो में समझा है, उसे आप ज़रूर चेकआउट करना। तो उसके बाद नेक्स्ट रेशो है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो बेसिकली हमें ये बताता है कि कंपनी पे जो भी कर्जा है उसका बोझ कितना ज़्यादा है। तो ये डेट टू इक्विटी रेशो जितना कम होगा उतना बेटर है, लेकिन ध्यान में रखना कि ये जो रेशो है वो हम बैंक्स और NBFCs के केस में चेक नहीं करते क्योंकि ये लेवरेज एंटिटीज़ होती है, यानी इनका सिर्फ यही काम होता है कि वो एक जगह से पैसा उधार ले और उसको आगे उधार में बांटे। तो इसलिए डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो बैंकिंग कंपनीज़ या फाइनेंशियल कंपनीज़ में चेक नहीं करना होता है, और नॉर्मल कंपनीज़ में ये रेशो जितना कम हो उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि कंपनी पे जो भी डेट है उसका कर्जा कितना ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशो है वो है EV/EBITDA रेशो। अब ये रेशो एग्जैक्टली क्या होता है वो समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि EV क्या होता है। तो EV का मतलब होता है एंटरप्राइज वैल्यू, यानी इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप कंपनी को इफेक्टिवली कितने प्राइस में ख़रीद रहे हो। तो इसे आप मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो इमेजिन कीजिए कि 100 करोड़ रुपए की एक कंपनी है और उस कंपनी पे 100 करोड़ रुपए का डेट है। तो दोस्तों अगर आप किसी कंपनी को ख़रीद रहे हो तो उसके साथ उस कंपनी पे जो भी कर्जा है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। तो अगर आप उस कंपनी को 100 करोड़ में ख़रीद रहे हो और उस कंपनी पे 100 करोड़ का डेट है तो इफ़ेक्टिव प्राइस जो है आपकी वो हो जाएगी 200 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन लेट से उस कंपनी के पास 50 करोड़ कैश भी पड़ा हुआ है, तो ये इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कैश भी आपका हो जाएगा। कंपनी पे जो भी डेट है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कंपनी के पास जो भी कैश है वो भी आपका हो जाएगा। तो इफ़ेक्टिवली उस कंपनी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 150 करोड़ रुपीज़, यानी आप उस कंपनी को 150 करोड़ रुपीज़ में ख़रीद रहे हो। अब रिलायंस के केस में रिलायंस की जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो है 21,57,000 करोड़ रुपीज़। तो इसको इन्होंने कैलकुलेट कैसे किया है कि कंपनी का जो भी मार्केट कैप है उससे इन पे जो भी कर्जा है यानी डेट है जो कि है 3,69,000 करोड़ रुपीज़, इन दोनों को उन्होंने ऐड किया है और इसके बाद कंपनी के पास जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है जो 1,06,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास है उसको उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया है, जिसके बाद हमें ये एंटरप्राइज वैल्यू का नंबर आया जो है 21,57,000 करोड़ रुपीज़। तो EV/EBITDA रेशो जो है वो EBITDA उसमें बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाला वीडियो देख सकते हो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। दोस्तों ये जो EV/EBITDA रेशियो होता है वो यूजुअली ऐसी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है जो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया या माइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वहाँ पे ये जो रेशो है वो काफ़ी सेंस बनाता है। वही जैसे जो साइक्लिकल सेक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टील हो गया, तो मैं आपको इसके एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने टाटा स्टील का एग्जांपल ले लिया, तो टाटा स्टील के केस में आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखोगे कि ये देखो आप कितना साइक्लिकल है ये कंपनी। मार्च 2021 में इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो 8,200 करोड़ के अराउंड थे। मार्च 2022 को ये जो प्रॉफिट्स हैं वो डायरेक्ट 41,749 करोड़ पे पहुंच गए, और फिर अगले साल देखो वो प्रॉफिट सीधा 20% हो गया 8,000 करोड़ के आसपास, और मार्च 2024 में ये कंपनी लॉस मेकिंग आ गई। तो दोस्तों ये जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग चेक करते हैं वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि साइक्लिकल होती है वहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। तो वहाँ पे EV/EBITDA रेशियो हो गया या प्राइस टू बुक रेशियो हो गया, ये रेशियो ज़्यादा काम में आता है। तो दोस्तों ये मैंने एक PDF क्रिएट की है, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए कौन से रेशियोज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ताकि आपके लिए आसानी हो। तो जैसे जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री होती है उसके लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ग्रॉस एंड नेट NPA, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये सारे जो रेशियोज़ हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरएस अगर कोई FMCG कंपनी है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ITC, इन कंपनीज़ के लिए ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये सारे रेशियोज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। IT एंड टेक्नोलॉजी के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन, फिर रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। IT सेक्टर में उनके जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट होता है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर होता है, यानी उनको उस कंपनी की एसेट्स को बोला जाता है। जैसे अगर कोई स्टील कंपनी है तो उसके लिए एसेट्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया या वो सब हो गया।
वेरस आईटी में उनके जो सबसे बड़े एसेट्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, और उनके जो मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस होते हैं वो एम्प्लॉई एक्सपेंसेस होते हैं। इसलिए ये जो रेशो है कि रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, यानी कंपनी एक एम्प्लॉय पे कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर यूटिलाइजेशन रेट, यानी किसी एम्प्लॉय को कंपनी साल में कितने दिन यूज़ कर पा रही है। जैसे अगर जो एम्प्लॉय है वो साल में 300 दिन अवेलेबल है, लेकिन कंपनी उसको सिर्फ 150 दिन यूज़ कर पा रही है, तो उसका जो यूटिलाइजेशन रेट है वो 50% हो जाएगा। फिर एट्रिशन रेट, यानी कंपनी कितने लोगों को फायर कर रही है, कितने लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप आईटी एंड टेक्नोलॉजी में देखोगे कि प्राइस टू बुक रेशो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है फार्मास्यूटिकल्स। तो ये सारे रेशोज़ मैंने दिए हैं, आप स्क्रीन पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ऑटोमोबाइल्स में जैसे एबिडा मार्जिन, फार्मास्यूटिकल्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, तो हर एक कंपनी जो है उसको नई नई मेडिसिन बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसके लिए उसका जो R&D कॉस्ट है वो हमें चेक करना होता है, जिससे हमें ये पता चल पाए कि कंपनी के पास आगे जाकर कितनी पोटेंशियल है नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की। तो ये सारे रेशोज़ देखने होते हैं। ऑटोमोबाइल्स में फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कंपनी के पास जो भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको कंपनी कितना इफ़ेक्टिवली उसको चर्न कर पा रही है, ये हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से पता चलता है। तो ये सारे रेशोज़ हमने रेशो एनालिसिस वाले वीडियो में डिटेल में कवर किए। तो फिर डेट टू इक्विटी रेशो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे पास में हमने टाटा मोटर्स के केस में देखा है कि वो प्रॉब्लम में आ गए थे जब उनका डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में हम लोग डेट टू इक्विटी रेशो चेक करते हैं। फिर रियल एस्टेट में भी डेट टू इक्विटी रेशो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का बेसिकली मतलब ये होता है कि कंपनी पे जो भी इंटरेस्ट का बर्डन आ रहा है उसके कंपैरिजन में कंपनी कितना एबिट, यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जनरेट कर पा रही है। तो सपोज़ कंपनी का जो ईबिट है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो 100 रुपये है, वेरस कंपनी का अगर इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो उस साल 10 रुपये है, तो उस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो 10 टाइम्स हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास कितने अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है कंपनी अपने इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए। वेरस अगर कंपनी का जो ईबिट है वो सिर्फ 10 रुपये होता और उस पर जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो 20 रुपये होता, तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है, क्योंकि ये आपको एक मेंटल कंफर्ट देगा कि कंपनी पे जो भी डेट का बोझ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर इसके बाद तो ये सारे रेशोज़ मैंने दे दिए हैं। अगर आपको PDF चाहिए इसकी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेशो है वो है PEG रेशो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेशो। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो 20% है और उस कंपनी का जो PE रेशो है वो 20 टाइम्स है, तो उस केस में उस कंपनी का जो PEG रेशो है वो 1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशो जितना कम हो उतना आपके लिए बेटर है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप किसी हाई ग्रोइंग कंपनी को बाय करने के चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग्स रेशो तो नहीं दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जो 20% से अपने रेवेन्यूज़ को ग्रो कर रही है, लेकिन उसका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशो चल रहा है मार्केट में वो 100 टाइम्स है, तो उस केस में उसका जो PEG रेशो है वो 5 टाइम्स हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये जो PEG रेशो है वो आपको बेसिकली ये बताता है कि कंपनी में कितनी ग्रोथ हो रही है और उसके कंपैरिजन में कंपनी को कितना वैल्यूएशन मिल रहा है, जो हमें प्राइस टू अर्निंग्स रेशो से पता चलता है। तो यूजुअली ये जितना कम हो उतना बेटर होता है। अब ये चीज़ जो है वो आपको सिर्फ 1 साल के एस्टिमेट से नहीं देखनी है कि ये जो PEG रेशो है ये पास्ट 1 ईयर की अर्निंग्स के बेसिस पे है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, यूजुअली 3 to 5 ईयर्स का डेटा देखना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स का, यानी कंपनी ने जो भी सामान बेचा है उसमें से कितना उन्होंने उधारी पे बेचा है और उसका जो पेमेंट है वो अभी भी आने का बचा है। तो ये जो चीज़ है वो आपको बहुत बार जो रेड फ्लैग्स वाली कंपनीज़ होती है, यानी फ्रॉड कंपनीज़ होती है, वो पकड़ने में हेल्प कर सकते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज फेक सेल्स दिखा के उसको एज रिसीवेबल्स दिखा देगी। जैसे उसने सपोज़ कोई 10,000 रुपये का स्मार्टफोन बेचा है तो उसका वो एक फ़ेक इनवॉइस क्रिएट कर देगी और ये दिखाएगी कि वो जो 10,000 रुपये हैं वो उनको बाद में आने वाले हैं, यानी वो एक रिसीवेबल्स है। तो अगर आप किसी कंपनी में नोटिस करें कि इसके जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहे तो ये काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग है। इसके बाद दोस्तों
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो, यानी कंपनी एक्चुअल में कैश कितना जनरेट कर पा रही है। तो फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला बेसिकली ये होता है कि कंपनी को जो भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहे हैं उससे अगर हम कंपनी का केपेक्स का मतलब होता है कि कंपनी कितना एक्सपेंडिचर कर रही है नए प्लांट खरीदने में, नए प्लांट सेटअप करने में, नई मशीनरी खरीदने में, तो उसको बोला जाता है केपेक्स। तो फ्री कैश फ्लो बेसिकली होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस केपेक्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कंपनी अपने बिजनेस से कितना अमाउंट कमा रही है। जैसे अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर या जो कंपनी है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हमें बेसिकली ये बताएगा कि कंपनी जो भी साबुन वगैरह बेच रही है उसको माइनस जो भी एक कंपनी के एक्सपेंसेस है उसको हटाकर कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रही है, और उसमें से हम लोग केपेक्स को माइनस करेंगे। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कंपनी जो भी प्लांट प्रॉपर्टी ये सब सेटअप करने में खर्चा कर रही है उसको केपेक्स बोला जाता है। तो उसके बाद जो भी कैश फ्लो बचता है उसको बोला जाता है फ्री कैश फ्लो। अब ये फ्री कैश फ्लो इसलिए है क्योंकि ये पैसा जो है फिर वो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स की जेब के लिए पैसा है, तो इसलिए ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी क्या फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है या नहीं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज़ का जो केपेक्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और हो सकता है कि कंपनी जो है सही से उस फंड्स का यूज़ ना कर रही हो। तो इसलिए आपको ये भी देखना है कि फ्री कैश फ्लो कंपनी इनफ जनरेट कर पा रही है या नहीं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर जो एक थोड़ा टेक्निकल पैरामीटर है वो है DMA, यानी डेज मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है मैं बाद में समझाऊंगा जब हम चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको देखना होता है वो है प्लेज्ड परसेंटेज। तो प्रोमोटर्स जो होते हैं जब अपने शेयर्स को गिरवी रखते हैं तो दोस्तों ये काफ़ी कुछ सिचुएशंस में ये डेंजरस सिग्नल हो सकता है कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स को गिरवी रख देते हैं और फिर उसके अगेंस्ट लोन लेके वो कोई दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करता है या दूसरी सब्सिडरी सेटअप करता है। तो इसको भी आपको चेक करना होता है कि किसी कंपनी में जो प्लेज परसेंटेज है वो एक तो क्यों है और वो बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। कुछ कंपनीज़ हैं जिनमें जो प्लेज परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं तो जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी ये काफ़ी रिसेंटली ये नोटिस में आई थी। तो इसमें आप प्लेज परसेंटेज देख सकते हैं कि इसमें 95% जो प्रोमोटर्स के शेयर्स हैं वो प्लेज्ड है। अब दोस्तों ये जो कंपनी है इसके अगेंस्ट काफ़ी फ्रॉड वगैरह के एलिगेशंस आए हैं। तो प्लेज परसेंटेज से आप बहुत बार ये जो फ्रॉड कंपनीज होती है इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी में प्लेज परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो वो यूजुअली एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसके बाद दोस्तों हमें चेक करनी है प्रमोटर होल्डिंग। तो इसको भी कैसे डिटेल में चेक करना है वो मैं बाद में समझाऊंगा। उसके बाद है प्राइस टू सेल्स रेशो। तो ये जो प्राइस टू सेल्स रेशो है वो स्टार्टअप्स वगैरह को वैल्यू करने में काम में आता है। अब बहुत सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं वो लॉस मेकिंग होते हैं क्योंकि उनका एट दिस पॉइंट सिर्फ एक फोकस होता है कि वो अपने सेल्स को यानी रेवेन्यूज़ को ग्रो करें। तो ऐसी कंपनीज़ को वैल्यू करने के लिए जो प्राइस टू सेल्स रेशो है वो काफ़ी काम में आता है। अब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के लिए रेशो बहुत ज़्यादा काम में नहीं आएगा, लेकिन जो न्यू एज स्टार्टअप्स हैं जैसे जोमेटो, पेटीएम, नायका, इन सबको वैल्यू करने के लिए यूजुअली प्राइस टू सेल्स रेशो को यूज़ किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमें देखना होता है वो है कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी कंपनी कितने दिनों में अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। अब ये अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी एडवांसेस में अपने सामान को बेच रही है, यानी कंपनी पहले एडवांस कलेक्ट कर रही है और उसके बाद उस जो भी उनका कस्टमर है उसको सामान सप्लाई कर रही है। तो ये जितना ज़्यादा कम हो उतना बेटर होता है, क्योंकि आप इसको खुद इमेजिन करके देखिए कि आपकी कोई लेट्स से स्मार्टफोन की शॉप है और आपने किसी इंसान को 50,000 रुपये का स्मार्टफोन बेचा है और वो इंसान आपको आके बोलता है कि मैं इसकी पेमेंट 90 दिन बाद करूँगा। तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ये कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि 90 दिन में हो सकता है वो इंसान अपनी माइंड को चेंज कर ले और वो पेमेंट ना करे आपको या डिफ़ॉल्ट कर दे। तो ये जितना कम हो उतना बेटर रहता है और ये हमें ये भी बताता है कि कंपनी कितना इफ़ेक्टिवली अपने कैश को मैनेज कर सकती है। क्योंकि लेट्स से अगर कोई कंपनी है उसको अपने जो भी सप्लायर्स हैं उनको 10 दिनों में पेमेंट करनी है, वेरस उनके जो क्लाइंट्स हैं उनसे वो कंपनी 30 दिन में अमाउंट कलेक्ट कर रही है। तो ये जो 20 दिन का गैप हो गया, इससे कंपनी को कैश फ्लो के इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए ये कैश कन्वर्जन साइकिल जितनी कम हो उतना बेटर है। अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी एडवांस में पेमेंट कलेक्ट कर रही है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो आप देख सकते हैं वो है अबाउट सेक्शन।
तो इसमें अगर कोई नई कंपनी है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो स्क्रीनर आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देगा उस कंपनी का, फिर इसमें की पॉइंट्स क्या है, तो कंपनी किन किन सेगमेंट से कितना % रेवेन्यूज जनरेट कर पा रही है। जैसे रिलायंस के केस में उनका जो ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस है, यानी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके वो जो बेचता है, वो वाला जो सेगमेंट है वो 57% रेवेन्यूज़ कंट्रीब्यूट करता है। जो रिटेल सेगमेंट है, यानी रिलायंस रिटेल के जो भी शॉप्स है, जो भी आपने रिलायंस डिजिटल वगैरह के शॉप्स देखे होंगे वो है। फिर इसके बाद डिजिटल सर्विसेज यानी जो जियो के सिम्स वगैरह है, उससे कंपनी 11% रेवेन्यूज़ जनरेट करती है। तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग सकता है कंपनी के बारे में। इसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहो तो इस कंपनी को अगर आपको फॉलो करना है, तो ये जो फॉलो वाला बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी होम स्क्रीन पे जो भी रिलायंस से जुड़े अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। जैसे मैंने रिलायंस को फॉलो कर लिया, तो रिलायंस से रिलेटेड जो भी डिविडेंड अपडेट्स हैं या रेटिंग अपडेट्स हैं ये मुझे मिलती रहेगी। फिर और एक यहाँ पे ऑप्शन है कि एक्सपोर्ट टू एक्सेल। अब जो भी लोग एडवांस कैलकुलेशंस करना चाहते हैं उनके लिए फंक्शन काफ़ी काम का है कि कंपनी का जो भी फाइनेंशियल डेटा है आप उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल करके चार्ट्स वाले सेक्शन में आएंगे। तो जो भी लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनके लिए सेक्शन हेल्पफुल हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो ऑप्शन है 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज, इनको आपको सिलेक्ट करना है। और दोस्तों ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसका सिग्निफिकेंस बेसिकली ये होता है कि जब जो स्टॉक है वो इस एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है तो उसको एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। वैरस अगर कोई स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो उसको एक बेरिश सिग्नल यानी नेगेटिव सेंस में देखा जाता है। और वही जब जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, तो इसको एक गोल्डन क्रॉसओवर बोला जाता है और वो एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। और जैसा आप देख सकते हैं कि इसके बाद रिलायंस के शेयर में एक रैली देखने को मिली। वही जब जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो नीचे में क्रॉस कर जाता है तो उसको एक डेथ क्रॉस बोला जाता है। और जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि उसके बाद एक डाउन टर्न आया था। तो जो भी लोग टेक्निकल वगैरह करते हैं उनके लिए काफ़ी काम में आ सकता है। उसके बाद दोस्तों जैसे अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो ये आपको जैसे मैंने यहाँ पे पी रेशो सिलेक्ट कर लिया, तो ये मुझे उसका जो लॉन्ग टर्म पी रेशो है, जैसे मैक्सिमम मैंने कर लिया, यानी जब से रिलायंस लिस्टेड है तो रिलायंस का जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है वो 18.8 टाइम्स है। वैरस अगर मैं करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशो देखूँ तो वो 25.2 टाइम्स है। तो आप देख सकते हैं कि करंटली रिलायंस अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, ये जो बिजनेसेस हैं वो लास्ट के कुछ सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इनमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से रिलायंस का जो शेयर है उसमें एक री रेटिंग हुई है। तो मैं 5 ईयर्स का अगर देखूं तो आप देख सकते हैं कि मीडियन पी जो है वो 26.6 टाइम्स है। तो ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने में हेल्प कर सकता है। अगर आप किसी बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो आप प्राइस टू बुक रेशियो देख सकते हैं। जैसे अगर मैं कोटक बैंक को देखूँ, मुझे कोटक बैंक का एनालिसिस करना है तो मैं प्राइस टू बुक रेशियो देखूँगा और मैक्सिमम देखूँगा। तो लास्ट 10 ईयर्स का देख लेता हूँ। तो कोटक बैंक का जो एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो है लेट्स से 5 ईयर्स में वो 3.6 टाइम्स रहा है, वेरएस करेंटली इनका जो है वो 2.52 टाइम्स चल रहा है। अब आपको इसमें फिर आइडेंटिफाई करना है कि क्यों बैंक में डी रेटिंग हुई है और क्या ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उस बैंक को अक्वायर करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें जो है वो आपको चार्ट एनालिसिस से पता चल सकती है। इसके बाद दोस्तों हमें प्रोज एंड कॉन्स मिलेंगे कि कंपनी में क्या अच्छा चल रहा है और क्या कंपनी में ख़राब चल रहा है। तो इसको आप ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करना, क्योंकि स्क्रीनर जो है वो बहुत बार गलत डेटा ले लेता है। जैसे जो बैंकिंग स्टॉक्स होता है उसमें हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को नहीं देखना होता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि कॉन्स में कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो स्क्रीनर जो है वो आपको हमेशा ट्रस्ट नहीं करना है, स्पेशली जो बैंक्स या फाइनेंशियल कंपनीज होती है उनके केस में, क्योंकि ये जो है वो गलत कॉन्स दिखा देता है। तो प्रोज में कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 21% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। तो आपको इससे एक थोड़ा आइडिया लग सकता है कंपनी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है पीयर कंपैरिजन का, यानी कंपनी के जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ हमें डिटेल में कंपैरिजन मिल जाता है।
अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एडिट कॉलम्स कर सकते हैं। जैसे जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस रेशियो को नहीं देखा जाता। वगैरह जो रिटर्न ऑन एसेट्स है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो उस हिसाब से आप अपने जो भी रेशियोज़ हैं उनको चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। तो बैंकिंग सेक्टर में जैसे मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोटक बैंक का कंपैरिजन दिया है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। और अगर मुझे सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखना है तो यहाँ पे जो बटन है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे पूरी जो 20 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो इंडिया में लिस्टेड है उनका मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस कर सकता हूँ। अगर मैं इस डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लूँ तो मैं इसको काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर सकता हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों इसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे पढ़ता है उसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो ये जो है ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको जो भी फाइनेंशियल अपडेट्स हुए कंपनी में, उन्होंने जितने भी रेवेन्यूज़ कमाए हैं, जितने का भी कंपनी को प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो डिक्लेयर करना होता है। तो उनको ये साल में 4 बार हर 3 महीने के बाद रिपोर्ट करना होता है। 3 महीने को एक क्वार्टर बोला जाता है। तो जैसे हम लेटेस्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट देखें तो जून 2025 में कंपनी के जो रेवेन्यूज़ थे वो 17,248 करोड़ रुपीज़ थे। अब बैंक्स के केस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। रेवेन्यूज़ उनका होता नहीं है, जो इंटरेस्ट कंपनी अर्न करती है उसको रेवेन्यूज़ बोला जाता है। फिर तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे नीचे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो एनुअल स्टेटमेंट्स हैं, यानी हर साल कंपनी ने कैसे प्रॉफिट या लॉस पोस्ट किया वो आपको दिखेगा। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मार्च 2018 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 6,258 करोड़ रुपीज़ था। वेरएस मार्च 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है, 18,213 करोड़। लास्ट ईयर में भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 22,126 करोड़ रुपीज़ था। और टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 19,150 करोड़ रहा है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि जब कोटक बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट आया तो उसके बाद उसमें काफ़ी शार्प 6 से 7% का फॉल देखने को मिला, क्योंकि उसका क्वार्टरली रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको शॉर्ट में कंपनी के 10 ईयर्स में ऑन एवरेज कंपनी की जो सेल्स है वो कितने फास्ट रेट से ग्रो की है, लास्ट 5 ईयर्स में कैसा रहा है, लास्ट 3 ईयर्स में कैसा रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स के कंपैरिजन में कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट 3 ईयर्स में ज़्यादा रही है। कंपनी के प्रॉफिट्स भी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से कंसिस्टेंटली 22% CAGR से ग्रो किया है। और स्टॉक प्राइस इतना कंपनी का खास नहीं रहा है। 3 ईयर्स में कंपनी का जो रिटर्न है वो सिर्फ 2% CAGR के हिसाब से रहा है। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ऑन एवरेज लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी की जो ROE है वो कितनी रही है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों है बैलेंस शीट। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस वाला बटन है, वहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो कंपनी के साथ क्या क्या मेजर चीज़ें हुई है। जैसे कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी ने अगर डिविडेंड अनाउंस किया है, बायबैक अनाउंस किया है, बोनस इशू किया है, या फिर कंपनी का मर्जर हुआ है या स्प्लिट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। तो ये कॉर्पोरेट एक्शंस वाला हो गया। और दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि एक व्यू स्टैंडअलोन वाला लिखा है। तो स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है कि स्टैंडअलोन जैसे रिलायंस जो है, अगर मैं उसका सिर्फ ऑयल वाला बिजनेस लूँ तो वो स्टैंडअलोन स्टेटमेंट होगा। लेकिन अगर मैं उसकी सारी सब्सिडरीज़ को भी इंक्लूड करूँ तो रिलायंस की सब्सिडरीज़ क्या है, जियो हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, जो रिलायंस डिजिटल वगैरह के स्टोर्स चलाता है वो हो गया। तो जब हम पूरी कंपनी को देखते हैं यानी उसकी सब्सिडरीज़ को भी काउंट करते हैं तो उसको कंसोलिडेटेड बोला जाता है। वेरस अगर हम उस स्टैंडअलोन कंपनी को देखते हैं, जैसे अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक को ही देखूँ, उनका जो बैंकिंग बिजनेस है सिर्फ उसका डेटा देखूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ व्यू स्टैंडअलोन, और ये मुझे जो भी कंपनी का स्टैंडअलोन डेटा रहा है वो मुझे बताएगा। वेरस अगर मैं कोटक की जो भी सब्सिडरीज़ हैं, जैसे कोटक हाउसिंग फाइनेंस, कोटक की इंश्योरेंस वाली सब्सिडरीज़ हैं, फिर कोटक की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड्स चलाती है, तो अगर मैं इन सब को इंक्लूड करूँ तो मुझे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखना होगा
जो मुझे पूरी पिक्चर देगा, पूरी कंपनी प्लस उसकी जो भी सब्सिडरीज है उसकी पिक्चर देगा। बैलेंस शीट को दोस्तों जब आप एनालाइज करें तब आपको कंपनी पे जो भी बोरोइंग्स है उसको भी चेक करना है कि कंपनी पे जो भी कर्जा है वो कंटिन्यूसली बढ़ तो नहीं रहा है। जैसे ये मैंने वोडाफोन आइडिया का केस ले लिया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी की बोरोइंग जो है मार्च 2014 में 20,000 करोड़ के आसपास थी, और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो 2,33,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, और कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो नेगेटिव में चल रहे हैं। यानी अगर सपोज़ कंपनी 100 रुपये का प्रॉफिट करती है तो कंपनी के रिजर्व्स में वो अमाउंट ऐड होता है। अगर कंपनी लेट से 30 रुपये का डिविडेंड देती है तो कंपनी के जो प्रॉफिट था 100 करोड़ माइनस 30 करोड़ डिविडेंड, तो जो 70 करोड़ बचेगा वो कंपनी के रिजर्व्स में ऐड होगा। लेकिन वोडाफोन आइडिया के केस में देख सकते हैं कि कंपनी के रिजर्व्स ही नेगेटिव है, यानी कंपनी पे कितना ज़्यादा डेट है। वही अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो मार्च 2020 से उसी लेवल पे है, वेरस कंपनी का जो लॉस है वो हर साल लॉस मेकिंग ही कंपनी रही है। तो दोस्तों कोई भी जो कंपनी होती है वो सिर्फ दो रीजंस की वजह से बैंकरप्ट होती है। एक तो कंपनी पे कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर कंपनी के जो लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंपनीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में 5,000 कंपनीज लिस्टेड है तो क्यों ना हम ऐसी कंपनी को चूज़ करें जिस पे कर्जा जो है वो कम से कम हो, और उस पर जो कंपनी प्रॉफिटेबल हो और उस अच्छे रेट से ग्रो कर रही हो। अब इसको देखने के लिए हमें स्क्रीन क्रिएट करनी होती है, जो हम आगे समझेंगे। उसके बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आपको देखना होता है वो है प्रमोटर होल्डिंग का, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं क्या वो सच में इंटरेस्टेड है कंपनी को चलाने में, या वो धीरे धीरे अपने स्टेक को कम करते आ रहे हैं। जैसे वोडाफोन आइडिया के केस में आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास सितंबर 2022 में 75% स्टेक था, लेकिन अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें तो उनके पास सिर्फ 25% स्टेक है। अब ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका स्टेक अक्वायर किया है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में देखें कि उसके जो प्रोमोटर्स हैं वो कंटिन्यूसली अपना स्टेक जो है वो बेचते आ रहे हैं, कम करते आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो जैसे ये मैंने जेंसॉल का डेटा निकाल लिया शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रोमोटर्स हैं वो कंटिन्यूसली अपना स्टेक कम करते आ रहे थे, और मार्च 2025 में तो उन्होंने अपने स्टेक को सीधा 62% से 36% कर दिया था। ये प्रॉब्ली वो वाला क्वार्टर था जिसमें इनका फ्रॉड एक्सपोज हुआ था। तो और आपको ये भी चेक करना है कि जो फॉरेन FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DIIs यानी हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे LIC हो गया या जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो हो गया, तो अगर आप किसी कंपनी में देखें कि एक स्टेक अपना कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहा है और प्रमोटर्स का कांस्टेंट रह रहा है, तो वो एक अच्छा सिग्नल है। जैसे अगर मैं रिसेंटली एक बैंक में मैंने नोटिस किया था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो फॉरेन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो सिर्फ एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट डबल हो गई। मार्च 2025 में उनका जो स्टेक था वो 8.47% था, वह जून 2025 में उनका ऑलमोस्ट 16.82% था। यानी सिर्फ एक क्वार्टर में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने स्टेक को डबल किया है, तो ये यूजुअली एक पॉजिटिव साइन होता है। फिर दोस्तों आप जो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स हैं, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं, उसको चेक कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है, आपको ये पता चलता है कि बेसिकली आपको ये प्रेफर करना है कि किसी कंपनी में जितने कम शेयर होल्डर्स हो उतना बेटर है। अगर किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, तो उस स्टॉक का चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो स्टॉक 5 या 10 रुपये बढ़ जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उस स्टॉक को बेचने के लिए आ जाता है, और उससे क्या होता है कि वो जो कंपनी है उसका शेयर साइकिल में फंसा रहता है। तो इसलिए आपको ये भी देखना है कि जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहे हो। जैसे अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाऊं तो IRFC ये जो कंपनी है IRFC, इसमें आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स थे वो सितंबर 2022 में 14 लाख के आसपास थे, लेकिन आज बढ़ के ऑलमोस्ट 54 लाख पे पहुंच गए हैं। यानी लास्ट 3 साल में जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गए हैं। और जब किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा रिटेल शेयर होल्डर्स फंस जाते हैं तो यूजुअली उस स्टॉक का जो चलना है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए
आपको ये चीज़ें देखनी है कि जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, एक तो वो अपना स्टेक बेच ना रहे हो या बहुत ज़्यादा कम ना कर रहे हो। दूसरा ये कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यानी FIIs और DIS वो कंटिन्यूसली अपना स्टेक बढ़ाते रहे हैं, और जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े ना, क्योंकि अगर रिटेल फंस जाता है तो उस स्टॉक का चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है डॉक्यूमेंट्स वाला। तो ये जो है वो आपको BSE की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। BSE की वेबसाइट का आपको शॉर्ट में बताएगा वो कि कंपनी की जो भी अनाउंसमेंट्स हैं, कंपनी के जो भी अपडेट्स हैं, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। ठीक है। जैसे IRFC के केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो कंपनी ने रिसेंटली $300 मिलियन के बोरोइंग करी है जापानीज़ युआन में। या तो ये सारी जो कंपनी की इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ से पता चलेगी। अगर आपको BSE की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाना है तो आपको ऑल पे क्लिक करना होगा, जो आपको BSE की वेबसाइट पे, फिर आप कंपनी की, जैसे कंपनी की अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट आई है तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ PDF पे तो आपको कंपनी की जो अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी उसकी ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। तो स्क्रीनर पे आपको ये भी फीचर मिल जाएगा। फिर अगर कंपनी के क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स थे वो मुझे देखने हैं तो मैं इंपॉर्टेंट पे क्लिक करूँगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेगी वो मुझे यहाँ से पता चलेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है। तो कंपनी की हर साल एक एनुअल रिपोर्ट को रिलीज़ करती है। अब एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करके आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है वो है क्रेडिट रेटिंग्स का। तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग की जो रिपोर्ट्स होती है, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया इस रिपोर्ट पे, तो ये जब आप रिपोर्ट पढ़ोगे ना तो इससे आपको काफ़ी अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कंपनी के बारे में, उसमें क्या अपडेट्स हो रही हैं, कंपनी पे जो भी डेट है क्या उसका बर्डन जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें क्रेडिट रेटिंग जो रिपोर्ट होती है उससे समझ में आती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है कॉन कॉल्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स, ये कॉन कॉल्स वाला सेक्शन। तो कंपनी की जो भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रहेगी और उसके बाद कंपनी जो भी अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल करती है वो उसकी ट्रांसक्रिप्ट और उसकी समरी, तो ये आपको मिल जाएगी। जैसे अगर मैं मुझे Q4 की PPT देखनी है तो मैं यहाँ पे PPT पे क्लिक करूँगा तो कंपनी की जो भी PPT है वो मुझे मिल जाएगी। फिर अगर मेरे पास टाइम नहीं है उस अर्निंग्स कॉल को खुद सर्च करने का तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो नोट्स वाला सेक्शन है इस पर क्लिक कर सकता हूँ, जिससे मुझे शॉर्ट में एक आइडिया लग जाएगा कि कंपनी के साथ हो क्या रहा है। तो मुझे बेसिकली जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल है उसकी एक समरी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान में रखना कि स्क्रीनर का जो फ्री वाला वर्जन है उसमें सिर्फ आप 10 कॉन कॉल नोट्स पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि कंपनी में मेजर चीज़ें क्या हो रही है। तो पूरा आपको कॉन कॉल सुनने की ज़रूरत नहीं है जो 1 से 2 घंटा चलता है। आप सिर्फ यहाँ पे स्क्रीनर पे जाके ये जो कॉन कॉल्स वाला सेक्शन है उस पर नोट्स पे क्लिक कर सकते हो और आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों ये था स्क्रीनर के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि खुद हम कैसे स्क्रीन्स को क्रिएट कर सकते हैं ताकि खुद हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ पाएँ या अच्छी स्टॉक अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ पाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो ऊपर स्क्रीन वाला सेक्शन है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्क्रीन्स जो बने हुए हैं वो आपको दिखेंगे, लेकिन अगर सपोज़ मुझे अपनी खुद की स्क्रीन ऐड करनी है, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो ये कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ या मैं किस टाइप का इन्वेस्टर हूँ। जैसे अगर मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ जिसको सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं सबसे पहला फ़िल्टर क्या डालूँगा कि उस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मुझे सिर्फ जो बड़ी वाली कंपनीज़ हैं वो ही सजेस्ट होगी। तो उसके बाद मुझे ये चेक करना है कि कंपनी में जो सेल्स हैं वो कंसिस्टेंटली 3 साल से 12% या उससे फास्ट रेट से ग्रो कर रही हो। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ 3 years मोर देन 12%। ठीक है, तो मैंने अगर ये क्वेरी चला दी तो मुझे 112 रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी 112 कंपनीज़ मिलेगी। अब मैं इसमें और कर सकता हूँ कि मुझे ऐसी कंपनीज़ चाहिए जिनका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है वो 30 के नीचे चल रहा हूँ। ठीक है, लेस देन 30। तो हो सकता है इससे मुझे पोटेंशियली अंडर वैल्यूड कंपनीज़ मिल सकें।
तो इससे मुझे 36 रिजल्ट्स आए। तो मैं इस तरह क्वेरीज चला के अपनी जो वॉच लिस्ट है उसको छोटा कर सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि जैसे इस केस में 36 रिजल्ट्स आए हैं, तो हर एक कंपनी को डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। जैसे ज़ायदस लाइफ साइंसेज है, ये जो कंपनी है, फिर इसको मैं डिटेल में एनालाइज करूँगा। तो स्क्रीनर बेसिकली क्या करेगा कि आपका काम आसान कर देगा। अगर 1000 कंपनीज़ हैं तो आपकी वो लिस्ट को वो 50 कंपनीज़ तक ले आएगा, और उसके बाद जो 50 कंपनीज़ बचेंगी उसको आपको खुद से एनालाइज करना है डिटेल में, ताकि आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाए। जैसे अगर मुझे आप पूछोगे तो मुझे जो है सपोज़ कोई हाई ग्रोइंग कंपनी चाहिए, ठीक है, तो और मुझे मार्केट कैप का इतना ज़्यादा वो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटी कंपनी लूँ जिसका जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ से कम हो। क्योंकि दोस्तों जो बहुत बड़ी कंपनीज़ होती है उनका बहुत ज़्यादा बढ़ना एक्सपोनेंशियली मुश्किल होता है, क्योंकि जो छोटी कंपनीज़ होती हैं उनके पास उतनी फास्ट ग्रो करने की कैपेसिटी होती है। और मतलब एक कंपनी जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ है उसका 50,000 करोड़ होना ईजी है, एज़ कम्पेयर टू अगर कोई एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप ऑलरेडी 5 लाख करोड़ है तो उसका 50 लाख करोड़ होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए मैंने ये क्वेरी इंसर्ट कर दी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 20,000 एंड मार्केट कैप मोर देन 1,000 करोड़। अब दोस्तों मुझे एकदम ही छोटी कंपनीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि जो बहुत छोटी कंपनीज़ होती हैं उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं एक मिनिमम क्राइटेरिया रखूँगा कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो एटलीस्ट 1,000 करोड़ होना चाहिए। फिर मैं चाहूँगा कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 3 साल का वो एटलीस्ट 18% से ऊपर हो, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये चेक करना है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास मिनिमम 40% स्टेक तो हो। ऐसा ना हो कि कंपनी के प्रोमोटर्स के पास सिर्फ 10 या 15% स्टेक बचा है। तो मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक हो। और उसके बाद मुझे कंपनी पे कर्जा कितना है, उसका बोझ कितना है, वो चेक करना है। तो उसके लिए मैं ये क्वेरी डालूंगा कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 0.5 से कम होना चाहिए। यूजुअली 1 से नीचे वाले को एक्सेप्टेबल माना जाता है, लेकिन मैं थोड़ा और कंजर्वेटिव हूँ और मैं चाहूँगा कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 0.5 से भी नीचे हो। तो दोस्तों ये अगर मैं क्वेरी रन करूँ तो मुझे 224 रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशो वाला भी पैरामीटर ऐड कर सकता हूँ। प्राइस टू अर्निंग्स रेशो जो मुझे लेस देन 35, तो जो मुझे जो एक्सपेंसिव कंपनीज़ हैं वो फ़िल्टर आउट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी 107 रिजल्ट्स पे आए हैं हम। फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि और पैरामीटर्स डाल सकता हूँ, जैसे कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो एटलीस्ट 20% होना चाहिए। तो अगर मैंने क्वेरी एंटर करी तो मैं 42 रिजल्ट्स पे आया हूँ। तो दोस्तों ऐसा आप स्क्रीनर का यूज़ करके कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, और बेटर कंपनीज़ को चूज़ कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि ये 42 रिजल्ट जो आएंगे इनमें से एक एक कंपनी को पिक करके इनको और थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है, जिससे आप अपने लिए 10 से 15 स्टॉक्स जो क्वालिटी कंपनीज़ हैं उनको चूज़ कर पाएँ। इसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि इस क्वेरी को सेव कर सकते हैं, या फिर ये जो भी डेटा है उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके इन कंपनीज़ को और डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस क्वेरी को सेव कर लेता हूँ ताकि ये फ्यूचर में मुझे फिर से ना डालनी पड़े। तो मैंने इस क्वेरी का नाम डाल दिया स्मॉल कैप बारगेन्स, और स्मॉल कैप्स एट रीजनेबल वैल्यूएशंस, ठीक है। ऐसे आप अपनी वॉच लिस्ट इस क्वेरी को सेव कर सकते हैं, ताकि जब आगे जाकर आपको इस क्वेरी को फिर से रिपीट करना पड़े तो आप इजीली कर सकते हो। अब दोस्तों सपोज़ आपको बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करना है, या फिर बैंकिंग स्टॉक्स को, अब इस क्वेरी का डिसएडवांटेज ये है कि जब आप डेट टू इक्विटी रेशो को 0.5 के नीचे रख दोगे तो इससे बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो फ़िल्टर आउट हो जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इनका ये बहुत ज़्यादा लेवरेज्ड एंटिटीज़ होती है जिनका डेट टू इक्विटी रेशो 5 या उससे भी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको इस क्वेरी के थ्रू बैंकिंग स्टॉक्स को फ़िल्टर करना है तो आप क्या कर सकते हो कि प्राइस टू बुक रेशो, लेट्स से मुझे 2 के नीचे 2.5 के नीचे वाला बैंक चाहिए, और उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ओवर 3 ईयर्स
12% के ऊपर हो, और कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशो है अगर आप मोर देन 5 टाइम्स डालोगे तो चांसेस है कि आपको सिर्फ बैंक और NBFCs मिलेंगी। ठीक है, तो मैंने एंटर कर दिया। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो मोस्टली बैंकिंग कंपनीज या NBFCs होगी, क्योंकि उनका जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 5 से 6 से 8 to 9 टाइम्स भी होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं कंपनीज़ को फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ और डिटेल में स्टडी कर सकता हूँ। दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग चीज़, आप ChatGPT और AI का यूज़ करके अपने लिए स्क्रीनर की क्वेरीज जनरेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये क्वेरी जनरेट करनी है कि आई वांट अ स्क्रीनर क्वेरी टू जनरेट टू आइडेंटिफाई हाई क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स। ठीक है, मिड कैप स्टॉक्स। ठीक है, ये मैंने ChatGPT पे क्वेरी डाल दी। तो अब ChatGPT क्या करेगा कि मुझे वो क्वेरी दे देगा जिसको मुझे बस कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे बटन दिया है कॉपी का, मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं स्क्रीन्स में नई स्क्रीन क्रिएट करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे आ गया, देखते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स में इसमें प्राइस टू अर्निंग लिखना पड़ेगा आपको। फिर ये देखो, इसके बेसिस पे मुझे 10 क्वालिटी मिड कैप कंपनीज मिल गई। तो दोस्तों ये जो स्क्रीनर है वो एक बहुत बढ़िया टूल है एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, जिसके बाद आप इन सारी कंपनीज़ को डिटेल में स्टडी कर सकते हो। ये क्या करेगा कि जो भी ख़राब कंपनीज़ है, जो लो क्वालिटी कंपनीज़ है, उनको आपको फ़िल्टर आउट कर देगा। अब लो क्वालिटी कंपनीज़ मतलब यूजुअली ऐसी कंपनीज जिन पे डेट बहुत ज़्यादा हो, जिनमें ग्रोथ नहीं हो रही हो, या जिनके प्रोमोटर्स जो है वो थोड़े फ्रॉड हो, या वो अपना स्टेक कंटिन्यूसली बेच रहे हैं। तो इन सारी जो स्क्रीनर की क्वेरीज़ है, इनसे आप अच्छे स्टॉक्स अपने लिए फ़िल्टर आउट कर सकते हो। अगर आप AI को सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारा वो वाला वीडियो देख सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।